हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। यह करंट अफेयर्स का तीसरा सेशन है। इसके साथ ही मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि सकार एकेडमी में CGPSC प्रीलिम्स एवं मेंस की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी डेमो कक्षाएं आप हमारे इस यूट्यूब के चैनल तथा हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ अपना प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके साथ ही इस करंट अफेयर के सेशन का आपको PDF भी उपलब्ध हो सकता है केवल और केवल हमारे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस तीसरे सेशन को शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले बात आती है कि RBI ने 20,000 करोड़ रुपए के OMO की घोषणा की है। OMO क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मुक्त बाजार परिचालन। ठीक है, इसके जरिए RBI कुल 20,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीदी व बिक्री करेगा। तो पहले तो समझ लेते हैं OMO क्या होता है। RBI की मौद्रिक नीतियां होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज होती है। इसी मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत RBI के द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। अगर RBI के द्वारा कोई प्रतिभूति को खरीदा जा रहा है, मतलब वह प्रतिभूति बाजार में है, उसे खरीद के RBI अपने पास ला रहा है, मतलब RBI कुछ भुगतान करेगा बाजार में, यानी RBI के पास से कैश निकलकर बाजार में पहुंचेगा, यानी बाजार में तरलता बढ़ेगी। और जब भी बाजार में तरलता बढ़ती है तो ऐसा माना जाता है कि हाँ, तरलता बढ़ रही है, अब निवेश बढ़ेगा, अब मांग बढ़ेगी, अब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, अब कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसी का जस्ट विपरीत हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब RBI खुले बाजार में अपनी प्रतिभूतियों को बेचता है, तो यदि वह अपनी प्रतिभूतियों को बेच रहा है तो वह बाजार से कैश अपने पास लेके आएगा, यानी बाजार से तरलता कम होगी जो RBI के पास पहुंच जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं मांग कम होगी। अब ऐसा तब किया जाता है जब बाजार में मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है और साथ ही साथ महंगाई बढ़ने लगती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत इसके और भी बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जिसे हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिलहाल आपको करंट में यही ध्यान रखना है कि इस OMO का परिचालन 2 चरण में किया जाएगा, 27 अगस्त और 3 सितंबर को। साल 2024 से साल 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को RBI खरीदेगा। वहीं इस साल 2020 में अक्टूबर और नवंबर में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार करंट में एक महत्वपूर्ण हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण सूचना यह है कि नीति आयोग के द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। अब समझ लेते हैं कि यह रैंकिंग दी कैसे जाती है और यह रैंकिंग है क्या। नीति आयोग इस निर्यात तत्परता सूचकांक में राज्यों को 4 महत्वपूर्ण मापदंडों से रैंकिंग देता है। जैसे कि निर्यात को लेकर राज्य की नीति क्या है, कि भाई एक्सपोर्ट के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट सेंटर क्या है, सर्विस एक्सपोर्ट सेंटर क्या है, इस प्रकार राज्य की एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी क्या है, व्यावसायिक अनुकूलता वहाँ पे कैसी है, कि कोई भी बिजनेस करना क्या वहाँ आसान है कठिन है, कोई भी बिजनेस की शुरुआत करना क्या वहाँ पे आसान है या कठिन है, निर्यात से जुड़ा हुआ उस राज्य का पूरा सिस्टम कैसा है, और निर्यात क्षेत्र में उस राज्य का प्रदर्शन कैसा है। इन 4 मापदंडों के आधार पर ही यह रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक, अब इसके आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, वो ये है कि भाई इस रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक, अब देखने की बात यह है कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये कोस्टल स्टेट है, यानी जिसकी सीमा रेखा समुद्र से लगी हुई है। तो हम अगर कहें भूमि से घिरे राज्यों में, यानी लैंड लॉक्ड स्टेट में पहले नंबर पे कौन है, तो राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। और छत्तीसगढ़ जो कि एक भू आवेष्टित राज्य है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो छत्तीसगढ़ का स्थान चौथा रहा है। इसके साथ ही पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है, तथा केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली प्रथम स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2020 SCO समिट 2020। पहले तो समझ लेते हैं यह SCO क्या होता है। भाई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1996 में किया गया है, जिसका मुख्यालय बीजिंग है और वर्तमान में 8 देश इसके सदस्य हैं।
ठीक है। अब ये भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, कब बना है, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके सदस्य निम्न में से कौन है या कौन नहीं है। तो इनके सदस्य देशों को याद रखने के लिए कोड है, मैं आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन के कोड बताऊंगा, पर पहले अभी जो ऑर्गेनाइजेशन करंट में चर्चा में रहा है उसे देख लेते हैं। तो एससीओ के 8 सदस्यों का नाम याद रखने के लिए आपको बस एक वर्ड याद रखना है, ट्रक, पिक, ट्रक को उठाना है, ऐसा समझ सकते हैं। बस पिक की स्पेलिंग है PIK, TRUCK, ट्रक, पिक, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। बहुत आसान है। T तजाकिस्तान, R रशिया, U उज़्बेकिस्तान, C चाइना, K कजाकिस्तान, P पाकिस्तान, I इंडिया और K किर्गिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से आप 8 नाम को याद रख सकते हैं। आपको केवल एक वर्ड याद रखना है, ट्रक, पिक। इसके साथ ही ये याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान 2017 से एससीओ के सदस्य हैं। अब यह करंट में चर्चा में क्यों रहता है? हर साल इनके सम्मेलन होते हैं। तो समिट्स ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट, यानी कि उस राज्य के सदन के जो मुख्य रहेंगे, जैसे कि इस वर्ष अभी जो करंट अफेयर्स में यह सम्मेलन जो हुआ है रशिया में आयोजित हुआ है इस साल का इसका सम्मेलन, जहां पर इसके सदस्य देशों के सभी रक्षा मंत्री आए हैं। भारत की ओर से राजनाथ सिंह, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व राजनाथ सिंह ने किया है और इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। इसके साथ ही इनके सदस्य देशों के जो प्रमुख है, लीडर है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, इनका सम्मेलन नवंबर में 2020 में भारत में आयोजित किया जाना है। ठीक, अब यह करंट में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इसी सम्मेलन के दौरान भारत और रूस ने राइफल की AK-203 राइफल की डील की है और अब इस राइफल को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाएगा। ठीक, एक सर्वे में पता चला है कि भारत की जो राइफल है, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, INSAS जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, 1996 से यह राइफल चल रही है और काफ़ी पुरानी हो चुकी है राइफल। साथ ही इस राइफल में काफ़ी ऊंची जगह या बारिश वाली जगह या बहुत ज़्यादा ठंडी वाली जगह में जंग लगने और अटकने की समस्या रहती है। इसे दूर करने के लिए भारत को 7.5 लाख राइफल्स की आवश्यकता है। तो अभी 1 लाख राइफल का आयात किया जाएगा रशिया से, और शेष राइफल को यहीं भारत में विनिर्मित किया जाएगा। भारत में विनिर्मित करने के लिए भारत और रशिया ने एक ज्वाइंट वेंचर की स्थापना की है, संयुक्त उद्यम की स्थापना की है, जिसे भारत रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया है। यह फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के कोरबा आयुध में लगाई जाएगी। इसी फैक्ट्री में इनका उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश भी रशिया बन चुका है। इसके साथ ही यह भी याद रखना है कि रूस के द्वारा पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई की नीति जारी रखी गई है, मतलब रशिया के द्वारा पाकिस्तान को कोई भी हथियार नहीं दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन। इसके सारे पॉइंट याद रखेंगे, इसके सारे पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन के स्वरूप में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की है। मिशन कर्मयोगी क्या है? कर्मयोगी मिशन योजना सरकार की ओर से अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य व्यक्तिगत सिविल सेवकों की क्षमता निर्धारण के साथ साथ संस्थागत क्षमता निर्माण पर ध्यान देना है। मिशन कर्मयोगी के जरिए सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को अपना बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इस मिशन कर्मयोगी के तहत एक परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होगी तथा मुख्यमंत्री इस परिषद के सदस्य होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ ही खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खबर याद रखनी, शतरंज ओलंपियाड, भारत ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस 24 बार और 18 बार सोवियत संघ के रूप में जीत चुका है। भारतीय टीम में कप्तान पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, कनेरू हम्पी, डी हरिका, आर प्रज्ञानंद, पी हरिकृष्णा, निहाल सरीन और दिव्या देशमुख है। ठीक है, इनके द्वारा इस फाइनल मुकाबले में रूस के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया गया है। इसके साथ आप यह भी याद रख सकते हैं कि यह जो फाइनल मुकाबला था, जिसमें नेटवर्क एरर की वजह से यह मुकाबला बीच में अटक गया और रशिया को विजेता घोषित कर दिया गया था, पर भारत के द्वारा जब दावापत्ती की गई तो भारत और रशिया को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं।
केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उड़ान योजना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उड़ान योजना क्या है, एक नज़र में हम समझ लेते हैं। उड़ान अर्थात उड़े देश का आम नागरिक एक क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकास योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज के और क्षेत्रीय इलाकों तक संपर्क बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू की गई थी। केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का यह एक प्रमुख घटक है। इसे जून 2016 में लॉन्च किया गया था। उड़ान योजना के तहत चुनी गई विमानन कंपनियों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हवाई अड्डा संचालकों की तरफ से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि वे ऐसे हवाई अड्डों का परिचालन कर सके जहां यात्रियों की संख्या कम है तथा वे हवाई किराए को भी रियायती रख सकें। इसके साथ ही उड़ान योजना के तहत ही अधिकतम किराया 2500 रुपये प्रति घंटा की दर से लागू करने का प्रावधान है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो कि दुनिया भर के 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के इनोवेशन प्रदर्शन के बारे में विस्तृत मैट्रिक्स प्रदान करता है, जिसमें राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और बिजनेस सेटिस्फैक्शन शामिल है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, पहला लाइन तो याद रखेंगे, यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, हर साल जारी किया जाता है। इसमें पहली बार भारत टॉप 50 कंट्रीज़ में शामिल हुआ है, जिसमें भारत को 48वां स्थान दिया गया है। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत इनोवेशन के मामले में पहले स्थान पर है। इसके साथ ही इस पूरे 131 देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम, स्वीडन दूसरे तथा अमेरिका तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया को पोलियो मुक्त करने के साथ साथ 25 अगस्त 2020 को पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो से मुक्त घोषित किया है। केवल अब 2 ही देश दुनिया में ऐसे हैं, नाम बिल्कुल रट लेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां अभी भी पोलियो वायरस सक्रिय है। इसके साथ ही एक फैक्ट याद रखेंगे कि WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। अब वन लाइनर करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में केरल में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भारत ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है। ठीक, इसके साथ ही भारत और रूस का इंद्र नौसैनिक अभ्यास होता है, जो हो रहा है, जो अंडमान सागर में होगा, जिसे याद रखना है। आगे देखेंगे इसके बारे में। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। ब्लू प्लॉक अवार्ड एक ब्रिटेन का पुरस्कार है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर जो राज्य है वह है तमिलनाडु। हाल ही में ICICI बैंक ने किसानों की साख आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला लिया है। तो बैंक का नाम याद रखना है, ICICI बैंक। इसके साथ ही बांग्लादेश लगभग 10 लाख रोहिंग्या को भाषण 4 द्वीप, एक द्वीप का नाम है भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने 22 महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो इस खिलाड़ी का नाम याद रखना है और किस खेल से संबंधित है, जूडो से संबंधित दीपांशु बालियान। इसके साथ ही केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट को 5% से घटाकर 2% करने की तैयारी में है। इसके साथ ही यह भी याद रखना है कि $200 अरब की संपत्ति अर्जित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। दूसरे नंबर पर बिल गेट्स है, जिनकी संपत्ति लगभग 116 करोड़ है, जो कि काफ़ी पीछे है।
इसके साथ ही यह याद रखना है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की है। संख्या याद रखना है, कितने सर्कल? 7 सर्कल की स्थापना की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण नाम की हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। ठीक है, तो किरण का संबंध किससे है? मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए हेल्पलाइन है। कोल इंडिया 2023-24 तक 500 परियोजनाओं में 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो इसमें डेटा याद रखना है, कब तक? 2023 से 24 तक कितनी परियोजना? 500 करोड़ परियोजना। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संस्थानों में के क्षेत्र में भारत और फिनलैंड के सहयोग को मंजूरी दे दी है। तो इससे क्वेश्चन बस यही बन सकता है कि भू विज्ञान एवं खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो फिनलैंड के साथ। भारत ने दुर्गापुर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। ठीक है, अब सोलर ट्री क्या होता है? जैसे कि हम ट्री देखते हैं, एक पेड़ होता है, तना रहते हैं, उससे शाखाएं निकली होती है जिसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, यही कहलाता है भाई कोई ना कोई ट्री या पेड़। तो यह सोलर ट्री भी यही है कि एक सेंट्रल पोल रहता है जिसके ब्रांचेस निकले होते हैं और हर ब्रांचेस में एक एक पैनल लगे होते हैं जो पत्तियों की तरह होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे सोलर ट्री कहा जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुर में स्थापित हुआ है, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। चीन ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें स्थापित कर दी है। हम सभी जान रहे हैं कि भाई चीन और भारत की सीमा पे अभी विवाद जो है काफ़ी चल रहा है, काफ़ी विवादित स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण ही कहाँ कैलाश मानसरोवर में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें चीन के द्वारा स्थापित की गई। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा को जम्मू कश्मीर की स्टेट लैंग्वेज, राजकीय आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, उर्दू ये सभी संवैधानिक भाषाएं हैं। ठीक है, भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई के उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भारत में कर्नाटक होगा। IIT बॉम्बे ने शिव नाडर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। तो पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी किस IIT संस्थान ने विकसित की है? तो IIT बॉम्बे ने। इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, याद रखिएगा। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से जितने प्रतिशत नीचे रखने का अनुमान व्यक्त किया है। तो कितने प्रतिशत नीचे भाई? -4.5% नीचे रहेगी। किसके अनुसार? RBI के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर -4.5% रहेगी वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए। रूस की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण की क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो नाम याद रखना है भाई, वैक्सीन के लिए सबसे पहले वैक्सीन जारी करने वाला देश रूस था, पर तीसरा क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, जिसके लिए मांगी किस देश से मदद गई है? भारत से। सिक्किम फुटबॉल स्टेडियम का नाम भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए। सहयोग की योजना एक यूपी सरकार की योजना है, ठीक है, जिसके लिए इजराइल के साथ समझौता किया गया है। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है, उस रेस का नाम है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। नाम याद रखना है। गुजरात में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। भाई यह टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात में की गई थी, जो काफ़ी न्यूज़ में वायरल रहा। सोशल नेटवर्क में भी उनका वीडियो जो यूट्यूब में डाला गया था काफ़ी वायरल रहा था, उसी में की गई है घोषणा।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की 15% हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी। इसके साथ ही भारत और रूस के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जो कि अंडमान सागर अर्थात भारत में ही आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की लीसा सिंह को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। तो लीसा सिंह का नाम यहाँ पे याद रखना है। भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। इसके साथ ही 2.3 गीगावाट क्षमता के साथ अडानी ग्रुप सोलर पावर के टॉप डेवलपर बन चुका है। इसके साथ ही 10.1 गीगावाट की इस ग्रुप की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही आपको यह याद रखना है कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल के तहत 6 सेना रेजिमेंटों के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ 2580 करोड़ रुपए के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें मुख्य कंपनी रट लेना है नाम लार्सन एंड टर्बो यानी कि LNT, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर लिमिटेड BEML के साथ समझौते किए हैं। ठीक, इसके साथ ही हम छत्तीसगढ़ के घटनाक्रम की ओर आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी घटनाएं या बहुत बड़े करंट अफेयर्स नहीं है, वन लाइनर्स करंट अफेयर्स के रूप में हम इन्हें समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से साइबर जागरूकता अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, यह बिलासपुर के IG दीपांशु काबरा जी के द्वारा शुरू किया गया है। यह अपने तरह का एक पहला महाअभियान है, ठीक, जिसके तहत साइबर अपराध को रोकने के लिए, लोगों में साइबर जागरूकता फैलाने के लिए छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाए गए हैं, जिसे सोशल नेटवर्क और छत्तीसगढ़ पुलिस के विभिन्न फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित किया जा रहा है। इसके साथ ही 10,000 युवाओं को इसके तहत जोड़ा गया है, जो गांव-गांव जाकर जो भी व्यक्ति साइबर से जुड़ी एक्टिविटी या IT क्षेत्र से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, यानी उनके खतरों के प्रति सजग नहीं है, तो उनमें सजगता लाने के लिए, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए 10,000 युवाओं के द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही डॉक्टर विष्णु दत्त को मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि 8 दिन पहले ही डॉक्टर RK सिंह को छत्तीसगढ़ मेडिकल एजुकेशन का डायरेक्टर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर SS आदिले के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा। उनकी गिरफ्तारी जारी होने के बाद RK सिंह को बनाया गया, पर चूंकि RK सिंह भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए अभी डॉक्टर विष्णु दत्त को मेडिकल एजुकेशन का डायरेक्टरशिप का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का त्रैमासिक अनुसंधान पत्रिका विधायिनी, नाम बिल्कुल रट लेना है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की त्रैमासिक अनुसंधान पत्रिका का क्या नाम है? विधायिनी। वर्तमान में 2020 में इसे फिर से शुरू किया गया है। यह मध्य प्रदेश के समय से ही प्रकाशित हो रही है, पर पिछले 10 साल अर्थात 2010 से प्रकाशित नहीं किया गया था। इस फाइनेंशियल ईयर में इसे प्रकाशित किया जाना था, पर कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के चलते इसे प्रकाशित नहीं किया गया। इस मानसून सत्र में इसे प्रकाशित किया गया है। साथ ही साथ इस मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा पर शासकीय संकल्प लिया गया है। शासकीय संकल्प लेने का मतलब, जैसे कि छत्तीसगढ़ी भाषा, राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग भी बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि भारत में संवैधानिक भाषाएं हैं, जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, जिन्हें हम संवैधानिक भाषाएं कहते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसमें छत्तीसगढ़ को शामिल कराने के लिए, छत्तीसगढ़ी भाषा को एक संवैधानिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए यह शासकीय संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही नया विधानसभा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन 25 अगस्त 2020 को किया गया है। यह 51 एकड़ की भूमि में 270 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। नवा रायपुर में महानदी और इंद्रावती भवन के पीछे ही इसे बनाया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में हर घर स्कूल अभियान दुर्ग जिले में शुरू किया गया है, जहां पहली और दूसरी क्लास के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी। इसके साथ ही कोंडागांव जिला में मोचो जचकी मोचो अस्पताल अभियान शुरू किया गया है। यह गर्भवती महिलाओं की पूर्ण देखभाल तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा गपशप पत्रिका की शुरुआत की गई है। यह परियोजना विजय के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। परियोजना विजय क्या है? परियोजना विजय
शिक्षा विभाग के द्वारा आवासीय संस्थानों में शुरू किया गया एक अभियान है जहां परीक्षार्थियों को विभिन्न जीवन कौशल की जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही जगदलपुर एयरपोर्ट का नया नाम दंतेश्वरी माई एयरपोर्ट रखा गया है। इसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि बिलासपुर में एयरपोर्ट बनाने की मांग भी हो रही है। साथ ही साथ बिलासपुर एयरपोर्ट के नाम के लिए भी प्रस्ताव आए हैं, जिसमें रतनपुर की महामाया देवी के नाम पर या तो रखा जाना है या तो बिलासपुर जिनके नाम पर है वीरांगना बिलासा बाई के नाम पर रखा जाना है। तो वह अभी तय नहीं हुआ है, बस अभी प्रस्तावित है, उसे याद रखना है। हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बस यही फैक्ट इसमें याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद छत्तीसगढ़ 3 बार आए हैं। ठीक है, आज तक कुल 3 बार आ चुके हैं। यह उनकी 115वीं जयंती है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना में 25 स्मार्ट शहरों का चयन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से रायपुर भी शामिल है। इन शहरों के एक एक बड़े इलाके का चयन करके उसका टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत नया प्लान बनाया जाना है। यह प्लान आने वाले 10 साल की जरूरत पर आधारित होगा। नए टाउन के लिए रायपुर में मोआ को चुना गया है। वहां के लगभग 45 हेक्टेयर या 111 एकड़ के इलाके में प्रदेश का पहला टाउन प्लान बनाया जाएगा। ठीक, रायपुर के संकरी में पहली बार कचरे से खाद बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ ही विभिन्न नियुक्तियां, जैसे कि मुस्तफ़ा अब्बीद अब लेबनान के नए प्रधानमंत्री नामित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के रूप में सतीश रेड्डी जी के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अश्विन भाटिया को SBI बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वह है विनोद कुमार यादव। इसके साथ ही महत्वपूर्ण दिवस इस बीच याद रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के याद में मनाया जाता है। इसके साथ ही तेलुगु भाषा दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है तथा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस का आयोजन 5 सितंबर को किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इस बीच बहुत ही दुखद रूप से हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया है, जो कि 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। यह 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही हॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता का 43 साल की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया। वो है चैडविक बोसमैन, जिन्हें हम मार्वल की मूवीज़ में ब्लैक पैंथर के भी नाम से जानते हैं। इसके साथ ही आज का करंट अफेयर्स का सेशन ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।